गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राजनीतिक आंदोलन 1919 से 1947 के बारे में अध्ययन करेंगे। 1919 से 1947 तक कौन कौन से आंदोलन हुए? रोले टेक, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। सबसे पहले हम रोलेट एक्ट के बारे में देखेंगे कि ये क्या था। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को आश्वासन दिया था कि युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों को अनेक सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों पर आर्थिक बोझ लाद दिया गया और प्रेस की कठोर नीति अपनाई। ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के षड्यंत्र का भी भय था। फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने विधानमंडल के समक्ष एक बिल पेश किया, जिसे विधानमंडल ने 19 मार्च 1919 को पारित कर दिया और वो क्या कहलाया? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट में क्या प्रावधान था कि व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई अपराध करने वाला है, और इसे किस नाम से जाना जाता है? काला कानून भी कहा जाता है। काला कानून क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें व्यक्ति को न अपील, न दलील और न वकील का अधिकार प्राप्त था कि व्यक्ति न अपील कर सकता है, न दलील दे सकता है, न वकील पेश कर सकता है। तो ये हुआ रोलेट एक्ट। अब देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें स्त्री पुरुष बच्चे लगभग 20,000 व्यक्ति उपस्थित थे। जनरल डायर ने सभा में प्रवेश किया और गोली चलाने का आदेश दे दिया। गोलियां तब तक चलती रही जब तक कि कारतूस खत्म नहीं हो गए। अनेक व्यक्ति इसमें मारे गए। ये कहलाया जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुआ? पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में। किसके विरोध में? रोलेट एक्ट के विरोध में। अब है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? भारतीय मुसलमानों ने। किसके विरुद्ध? तुर्की के खलीफा के सम्मान के विरुद्ध। कि भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने वचन दिया था कि वे भारतीय मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करके ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार किया। फलस्वरूप क्योंकि भारतीय मुसलमान हैं, वो तुर्की के खलीफा को मुस्लिम जगत का धार्मिक रूप से प्रमुख मानते थे। फलस्वरूप शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। मोहम्मद व शौकत अली, इन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। पूरे देश में 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 19 अक्टूबर 1919 को। कांग्रेस ने भी इसमें मुसलमानों का साथ दिया क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता का अच्छा अवसर था। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के समय केसर-ए-हिंद की उपाधि है वो ब्रिटिश सरकार को लौटा दी। केसर-ए-हिंद। अब खिलाफत आंदोलन चल रहा था, चरम सीमा पर था। धीरे धीरे 10 अगस्त 1920 को खिलाफत आंदोलन है वो समाप्त हो गया। और कौन सी संधि की गई? सेबर की संधि। सेबर की संधि के द्वारा 10 अगस्त 1920 को खिलाफत आंदोलन की समाप्ति की गई।
अब सेबर की संधि की शर्तें क्या थी? सेबर की संधि की 3 मुख्य शर्तें थी। पहली शर्त थी तुर्की का विभाजन, दूसरी तुर्की के खलीफा पद की समाप्ति और तीसरी तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करना। ये था खिलाफत आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन। ये असहयोग आंदोलन है, किसने शुरू किया था? गांधी जी ने। कि कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था सितंबर 1920 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। वहां पर असहयोग प्रस्ताव रखा गया था। फिर दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया। अब असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे? कि असहयोग आंदोलन में कौन कौन से कार्यक्रम किए? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, विधानमंडल और न्यायालयों का भी बहिष्कार किया गया, और इसमें तय किया गया कि भारतीय अपने आपसी झगड़े हैं वो पंच निर्णय के द्वारा सुलझाएंगे और हाथ से कटे बुने हुए कपड़े ही धारण करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। तो ये इसके मुख्य कार्यक्रम हैं। अब असहयोग आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर जब शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था तो पुलिस ने भीड़ पर अत्याचार किए। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें थानेदार और सिपाही सहित 21 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन है वो वापस लिया। अब हम देखते हैं स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन क्यों किया गया था? यह असहयोग आंदोलन स्थगित होने के कारण आगामी या भावी योजनाएं नहीं बना सके, क्योंकि असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के बड़े बड़े नेता है वो जेल में जा चुके थे। अब वो जेल में कैद होने के कारण जनता का मार्ग निर्देशन के लिए भावी योजनाएं बनाने हेतु स्वराज पार्टी का गठन किया। जब चित्तरंजन दास जेल से छूटकर आए तो दिसंबर 1922 को इलाहाबाद में चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया कि जनता के मार्ग निर्देशन हेतु भावी कार्यक्रम तय करने के लिए स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद पार्टी में मतभेद शुरू हो गए और इसका अंत हो गया। अब हम देखते हैं साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन क्या था कि भारत सरकार अधिनियम बना था 1919। उस भारत सरकार अधिनियम 1919 के कार्यों की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी, जिसे साइमन कमीशन कहा जाता है। ये सातों के सातों सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। इसलिए इस कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? श्वेत कमीशन भी कहा जाता है कि इसमें सारे सदस्य अंग्रेज थे, एक भी सदस्य भारतीय। 3 फरवरी 1920 को जब साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। जब ये लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया। पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गई, लाला लाजपत राय के सीने में लगी। 1 महीने बाद में उनकी मृत्यु हो गई।
साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें औपनिवेशिक स्वराज्य की बात नहीं कही गई। उसके बाद आता है सविनय विज्ञा आंदोलन। सविनय विज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ कांग्रेस के द्वारा, और सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया? गांधी जी ने। क्यों किया था? सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या है? सविनय यानी विनय पूर्वक ब्रिटिश सरकार के कानूनों की अवज्ञा करने के लिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। 30 दिसंबर 1929 को लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया। गांधी जी ने पूर्ण स्वराज्य के प्राप्ति के लिए 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के दांडी नामक स्थान पर समुद्र के तट पर 6 अप्रैल 1930 को पहुंचकर अपने हाथों से नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा। सविनय विज्ञा आंदोलन में शांतिपूर्ण सभाएं की गई, शांतिपूर्ण तरीके से ये शुरू किया। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया। ये इसके मुख्य कार्यक्रम थे कि सबसे पहले सविनय विज्ञा आंदोलन है वो 1929 के लाहौर अधिवेशन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य है प्रस्ताव वो पारित हुआ। पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के दांडी नामक स्थान पर पहुंचे 6 अप्रैल 1930 को, और वहां पर पहुंचकर अपने हाथों से नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा। अब इसके तहत कार्यक्रम कौन कौन से किए गए कि विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया, कर्मचारियों ने सरकारी नौकरियों से त्याग पत्र दे दिए, और इस सविनय विज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया। तो ये अपने चरम बिंदु पे था। फिर गांधी जी और इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ, जिसे क्या कहते हैं? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौते की शर्त क्या थी कि वायसराय ने कहा कि भारत को डोमिनियन स्टेट दे दिया जाएगा, और दूसरी शर्त थी कि गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन जाएंगे। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु लंदन गए, लेकिन निराश होकर वापस लौटे, और पुनः 1932 में उन्हें सविनय विज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ा। अब हम देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। दूसरे विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में अनेक स्थानों पर आंदोलन किए जा रहे थे, तो गांधी जी ने सत्याग्रह के स्थान पर व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार किया, और गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह में उन्होंने क्या किया कि अपने चुने हुए सत्याग्रहियों को एक एक करके सार्वजनिक स्थल पर भेजा गया कि वो सार्वजनिक स्थल पर एक एक करके जाएंगे और विश्व युद्ध के विरुद्ध, विश्व युद्ध में शामिल करने के विरुद्ध वो भाषण देंगे और अपनी गिरफ्तारियां देंगे। जिसमें पहला सत्याग्रही था विनोबा भावे, दूसरे थे नेहरू जी, और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। तो पहले सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे थे नेहरू जी, और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। अब है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। 9 अगस्त को
9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या थे? क्रिप्स मिशन की असफलता और जापान का भारत पर आक्रमण का भय, कि जापान है वो भारत पर आक्रमण कर देगा, उसके भय के कारण, क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। अब भारत छोड़ो आंदोलन में शांतिपूर्ण सम्मेलन किए गए और सार्वजनिक बैठकें की गई। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने एक मंत्र दिया था, करो या मरो, कि गांधी जी ने कहा कि या तो आप स्वतंत्रता प्राप्त करो या फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए मर मिट जाओ, पराधीन रहते हुए अपने आप को जिंदा मत देखिए। तो करो या मरो का गांधी जी ने नारा दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन को गांधी जी ने अपने जीवन का अंतिम आंदोलन कहा। इस आंदोलन में सभी ने सार्वजनिक रूप से भाग लिया और भारत छोड़ो आंदोलन ने ही स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त किया। धन्यवाद।